आज की इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने है धर्मपाल जी की एक बेहद जरूरी किताब, भारतीय चित, मानस और काल। इसके प्रकाशक हैं भारत पीतम। ये उन लोगों के लिए एक तरह से खजाना है जो भारत के संस्कृति, सभ्यता, प्रकृति को पश्चिमी चश्मे से नहीं बल्कि एक खालिस भारतीय नजरिए से समझना चाहते हैं। बिल्कुल। धर्मपाल जी का काम मतलब हमें अपनी जड़ों की ओर देखने को मजबूर करता है, खासकर आज के दौर में। और यही आज हमारी कोशिश भी है। हम धर्मपाल जी के विचारों के जरिए ये टटोलेंगे कि आखिर आज के दौर में मतलब 20वीं और अब 21वीं सदी में हम भारतीयों के लिए अपने चित्त, मानस और काल की समझ से जुड़ना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। या देखिए, चित्त और मानस का मतलब सिर्फ दिमाग या बुद्धि नहीं है, बल्कि हमारी पूरी भारतीय सोच, हमारी अंदरूनी बनावट, वो सामूहिक चेतना जिसे कहते हैं। हाँ, हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हाँ, और काल यानी समय को देखने का हमारा अपना खास नजरिया। किताब में एक अध्याय का शीर्षक ही सवाल पूछता है, ये 20वीं 21वीं सदी है किसकी? बहुत मौजू सवाल है ये। हाँ, और ये आज भी उतना ही मौजू है। बिल्कुल, ये एक बुनियादी सवाल है। क्या ये सदी हमारी शर्तों पर जी जा रही है या हम अनजाने में किसी और के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं? धर्मपाल जी इसी उधेड़बुन में हमें ले जाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। करीब 100 साल पहले 1915 से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। बम्बई में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। जरा सोचिए, बम्बई के गवर्नर की परिषद के सदस्य, हाई कोर्ट के जज, शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, हाँ हाँ, बड़े उद्योगपति सब मौजूद थे। फिरोज शाह मेहता खुद स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। ये तो बहुत प्रभावशाली शुरुआत लगती है। हम प्रभावशाली तो थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये स्वागत करने वाले कौन लोग थे। ये उस वक्त का, आप कह सकते हैं, संभ्रांत, पढ़ा लिखा, पश्चिमी तौर तरीकों से वाकिफ तबका था। धर्मपाल जी इसी ओर इशारा करते हैं कि गांधी जी का जो असली जुड़ाव बना ना आम हिंदुस्तानी से, मजदूरों, किसानों से, हाँ, वो शायद इस चमक धमक वाले स्वागत के बाद हुआ। धीरे धीरे जमीनी स्तर पर काम करने से ही मुमकिन हुआ। शुरुआत में तो उनके आसपास ज्यादातर वही लोग थे जो या तो पहले से स्थापित नेता थे या पश्चिमी विचारों से काफी प्रभावित थे। अच्छा, तो ये बात सोचने वाली है। क्या यहीं से वो सवाल उठता है जिसे धर्मपाल जी बार बार उठाते लगते हैं कि भारत को समझने के लिए क्या सिर्फ इस ऊपरी इलीट तबके को देखना काफी है? बिल्कुल। क्या आम आदमी का चित्त, उसका मानस, उसकी दुनिया, उसकी अपनी समझ वो मायने नहीं रखती? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भारत की कहानी सिर्फ कुछ गिने चुने किरदारों के जरिए ही पढ़ते आए हैं? बिल्कुल। और ये बिंदु हमें सीधे उस समस्या पर लाता है जिसकी बात धर्मपाल जी करते हैं, मतलब भारतीय चित्त और मानस से बढ़ती दूरी। ये सिर्फ गांधी जी के स्वागत की बात नहीं है, ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। हाँ, ये इन हिस्सों में उभर कर आने वाला एक केंद्रीय विचार लगता है कि आधुनिक भारतीय, खासकर शहरी पढ़ा लिखा वर्ग, वो अपनी ही सोच, अपनी संस्कृति की जड़ों, अपने चित्त और मानस से कहीं ना कहीं कट सा गया है। लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब अचानक तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं नहीं, ये धीरे धीरे हुआ। और इसके पीछे एक बड़ा कारण माना गया है, वो है पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और पश्चिमी विचारों का गहरा असर। मैकॉले की शिक्षा नीति से लेकर आज तक ऐसा लगता है कि हमने अपनी ही सभ्यता, अपने समाज, अपने सोचने के तरीकों को समझने के लिए बाहरी पैमाने, बाहरी औजार अपना लिए हैं। जैसे कि क्या मतलब है बाहरी औजारों से? जैसे कि हम अपने समाज को समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी जैसे पश्चिमी अकादमिक विषयों पर निर्भर हो गए हैं। धर्मपाल जी इसे ज्ञान के क्षेत्र में परावलंबन कहते हैं, मतलब दूसरों पर निर्भरता। परावलंबन, हाँ। उनका मानना है कि ये जो पश्चिमी विषय हैं, ये भारतीय समाज की जटिलताओं को, यहाँ के भीतरी सच्चाइयों को पूरी तरह नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? आखिर ज्ञान तो ज्ञान है, चाहे कहीं से आए। उसमें दिक्कत क्या है? बात यह है कि इन विषयों की जड़ें कहाँ हैं। धर्मपाल जी के अनुसार ये विषय अक्सर एक बाहरी नजरिए से, कभी कभी तो शासक के नजरिए से विकसित हुए हैं। अच्छा। इनका मकसद कई बार शासित समाज को समझना, उसे क्लासिफाई करना और शायद कहीं न कहीं नियंत्रित करना भी रहा है। तो ये विषय भारत की अपनी अंदरूनी गतिशीलता, यहाँ के लोगों के आपसी रिश्ते, जीवन को देखने का उनका अपना नजरिया, उनकी प्रायोरिटीज, इन सब को शायद पूरी तरह से पकड़ ही नहीं पाते। वो बाहर से देखते हैं, अंदर से महसूस नहीं करते शायद। ये तो काफी गंभीर बात कह रहे हैं आप। अगर पश्चिमी नजरिए से हम खुद को ठीक से नहीं समझ पा रहे,
तो फिर रास्ता क्या है? हम अपनी समझ कैसे बनाएं? धर्मपाल जी क्या सुझाव देते हैं? उनका इशारा बहुत साफ है कि भाई हमें अपने घर लौटना होगा, अपनी ही विशाल समृद्ध साहित्य और ज्ञान परंपरा की ओर। और इसमें सिर्फ वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि अलग अलग शास्त्र, ज्योतिष, वास्तु, व्यवहार शास्त्र, नीति शास्त्र और उतना ही महत्वपूर्ण तमिल, कन्नड़, मराठी, बांग्ला जैसी हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का जो विपुल साहित्य है वो भी। हाँ, ये ज्ञान सिर्फ म्यूजियम में रखने के लिए नहीं है, ये आज भी जिंदा है और हमारे वर्तमान को समझने की चाबी बन सकता है। सुनने में तो ये बहुत आकर्षक लगता है, अपनी जड़ों की ओर लौटना। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आपने इतने सारे ग्रंथों और भाषाओं का जिक्र किया, इन तक पहुंचे कैसे? धर्मपाल जी खुद भी इसमें आने वाली मुश्किलों का जिक्र करते हैं, है ना? 3 लाख का अंदाजा दिया गया है, या शायद उससे भी ज्यादा। लाखों में। हाँ, सही संख्या पर बहस हो सकती है, लेकिन मुद्दा यह है कि ये तादाद बहुत बहुत बड़ी है और इनमें से बहुत कम है जो ठीक से सूचीबद्ध या कैटलॉग हुई हैं। अच्छा। कई तो विदेशों के संग्रहालयों या निजी संग्रहों में हैं, तो इन्हें ढूंढना, पढ़ना, सहेजना और फिर समझना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भागीरथ प्रयास है। और सिर्फ पांडुलिपियां ढूंढना ही काफी नहीं है, उन्हें समझने के लिए वो भाषा भी तो आनी चाहिए। बिल्कुल सही। संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषा है या पुरानी तमिल, प्राकृत, पाली, इन भाषाओं का ज्ञान आज कितने लोगों को है? हाँ, ये तो है। भाषा के ज्ञान के बिना ये पांडुलिपियां हमारे लिए बंद दरवाजों की तरह हैं। हम अपने ही खजाने के सामने खड़े हैं, लेकिन चाबी कहीं खो गई है। ये ज्ञान तक पहुंच की कमी भी हमें अपने चित्त और मानस से दूर करती है। ये सिर्फ पुराने ज्ञान तक पहुंच की बात नहीं है, है ना? धर्मपाल जी तो इस पर भी सवाल उठाते हैं कि हम आज जिसे शिक्षा कहते हैं, क्या वो वाकई पूरी शिक्षा है? हाँ, बिल्कुल। वो पूछते हैं कि क्या सिर्फ अक्षर ज्ञान, स्कूल या कॉलेज की डिग्री पा लेना ही शिक्षित होना है? ये सवाल तो आज भी बहुत मौजू लगता है। ये बेहद जरूरी सवाल है और धर्मपाल जी हमें पारंपरिक भारतीय समाज की ओर देखने को कहते हैं, जहां शिक्षा का मतलब बहुत व्यापक था। व्यापक मतलब इसमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान, हुनर यानी कौशल और समाज में अपनी भूमिका, अपने कर्तव्य की समझ, ये सब शामिल था। वो इस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सिर्फ 10-15% या 20-25% लोग ही शिक्षित थे। अच्छा, तो उनका तर्क क्या है इसके पीछे? उनका तर्क है कि अगर हम शिक्षा को सिर्फ अक्षर ज्ञान तक सीमित न रखें, बल्कि उसे जीवन जीने की कला, समाज में योगदान देने की क्षमता के रूप में देखें, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। सोचिए, एक बढ़ई जो लकड़ी को समझता है, एक कुम्हार जो मिट्टी के राज जानता है, एक किसान जो मौसम और बीज का मिजाज पहचानता है, एक बुनकर जो धागों में जान डालता है, क्या ये लोग शिक्षित नहीं थे? हाँ, उनके पास अपना ज्ञान था, अपना हुनर था। बिल्कुल, उनके पास पीढ़ियों का संचित ज्ञान और हुनर था। वो सामाजिक नियमों को समझते थे, अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे। इस नजरिए से देखें तो भारत में शिक्षा का प्रसार कहीं ज्यादा व्यापक था, जैसा वो बताते हैं। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है, यानी शिक्षा सिर्फ दिमाग की नहीं, हाथ और हुनर की भी होती थी, समाज से जुड़ने की भी होती थी। हाँ, और इसी संदर्भ में परा और अपरा विद्या की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह हमारी पारंपरिक समझ है। परा और अपरा विद्या। हाँ, सुना है इसके बारे में। परा विद्या यानी वो ज्ञान जो आत्मिक है, आध्यात्मिक है, जो हमें जीवन के गहरे अर्थ, आत्मा परमात्मा के संबंध के बारे में बताता है। और अपरा विद्या वो ज्ञान है जो सांसारिक है, भौतिक जगत से जुड़ा है, जैसे विज्ञान, तकनीक, अर्थशास्त्र, राजनीति वगैरह। और धर्मपाल जी का मानना है कि आधुनिक शिक्षा में गड़बड़ यही हुई है, संतुलन बिगड़ा है। ऐसा लगता है। हाँ, आधुनिक शिक्षा ने अपरा विद्या यानी भौतिक ज्ञान पर जबरदस्त जोर दिया, और वो भी ज्यादातर पश्चिमी स्रोतों से लेकर। नतीजा ये हुआ कि पराविद्या यानी जीवन मूल्यों, नैतिकता और आध्यात्मिक समझ की बात, वो कहीं पीछे छूट गई। इससे एक असंतुलन पैदा हुआ। ज्ञान तो शायद बढ़ा, लेकिन समझ और चरित्र वो शायद कमजोर हुए। ये संतुलन बिगड़ने की बात बहुत दिलचस्प है, और ये हमें एक और अनोखे भारतीय विचार पर लाती है, समय यानी काल की हमारी अपनी अवधारणा। पश्चिम में ज्यादातर समय को एक सीधी रेखा की तरह देखा जाता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, लीनियर टाइम। हाँ, लीनियर। लेकिन भारत में तो नजरिया अलग है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। भारत में समय की अवधारणा चक्रीय है, साइक्लिकल। हम युगों के एक महाचक्र की बात करते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग। ये युग एक के बाद एक आते हैं
और फिर चक्र दोबारा शुरू होता है। हर युग की अपनी खासियतें होती हैं, अपने गुणधर्म होते हैं। और इन अंशों में कलयुग पर खास जोर दिया गया है। कलयुग को तो अक्सर आमतौर पर अंधेरा, पतन, संघर्ष का युग माना जाता है। हाँ, ऐसी धारणा है। पुराणों में इसकी अवधि भी बहुत लंबी बताई गई है, 4,32,000 साल। और कहते हैं कि अभी तो इसके सिर्फ लगभग 5100 साल ही बीते हैं। ये सुनकर तो थोड़ी निराशा सी होती है कि अरे अभी इतना लंबा बुरा वक्त बाकी है। देखिए, इसे निराशावादी नजरे से देखना एक पहलू है, मानता हूं, लेकिन धर्मपाल जी इसे शायद एक अलग, ज्यादा गहरी समझ के तौर पर देखते हैं। अच्छा, कैसे? पहली बात, ये चक्रीय दृष्टि हमें बताती है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उतार चढ़ाव सृष्टि का नियम है। दूसरी बात, कलयुग सिर्फ पतन का काल नहीं है। हाँ, इसमें धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, लेकिन पुराण ये भी कहते हैं कि ये वो समय भी है जब थोड़े से पुण्य का भी फल बहुत ज्यादा मिलता है और कर्मों का फल बहुत तेजी से मिलता है। शायद ये शुद्धि का या तेजी से सीखने का भी दौर है। अच्छा, तो ये सिर्फ अंधकारमय नहीं है, इसमें भी कुछ सकारात्मक हो सकता है। शायद इस चक्रीय समझ से एक तरह का धैर्य और एक पर्सपेक्टिव मिलता है। ये हमें वर्तमान की मुश्किलों को एक बहुत बड़े कालखंड के एक छोटे से हिस्से के रूप में देखने में मदद करता है। ये भाग्यवादी होना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और हर दौर की अपनी चुनौतियां और अपने अवसर होते हैं। कलयुग में भी सत्य और धर्म के लिए प्रयास करने का महत्व कम नहीं होता, शायद और बढ़ जाता है। ये समय की एक ज्यादा समग्र, ज्यादा दार्शनिक समझ है, जो शायद कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों से भी गहराई से जुड़ी है। ये कालचक्र वाली बात तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका देती है। चलिए, अब अगर हम फिर से उस परा और अपरा विद्या के संतुलन वाली बात पर आएं। हाँ। जब धर्मपाल जी कहते हैं कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान जब भारतीय मानस और मूल्यों यानी परा विद्या से कट जाए तो वो अधूरा रह जाता है और गिरावट लाता है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि हमें विज्ञान छोड़ देना चाहिए, तकनीक से मुंह मोड़ लेना चाहिए? आज की दुनिया में ये कैसे मुमकिन है भला? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, धर्मपाल जी कहीं भी विज्ञान या तकनीकी प्रगति को नकारने की बात नहीं करते। मुद्दा नकारने का है ही नहीं, मुद्दा है संतुलन का, जुड़ाव का। अच्छा, संतुलन? उनका इशारा इस ओर लगता है कि अपरा विद्या यानी संसारिक ज्ञान, विज्ञान, तकनीक बहुत जरूरी है, लेकिन वो तभी इंसानियत के लिए फायदेमंद और सार्थक है जब वो परा विद्या यानी जीवन के गहरे मूल्यों, नैतिकता, करुणा, आध्यात्मिक समझ के साथ जुड़ी हो, उससे दिशा पाती हो। यानी जैसे बिना ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील की कोई तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा हो? हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं, बिल्कुल। जब विज्ञान और तकनीक बिना नैतिक और आध्यात्मिक दिशा के बेलगाम दौड़ते हैं तो वो विध्वंसक भी बन सकते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। हम आज पर्यावरण का संकट देख रहे हैं, सामाजिक बिखराव, मानसिक तनाव, ये जो इतनी समस्याएं हैं, क्या उनमें कहीं ना कहीं इस असंतुलन की भूमिका नहीं है? ज्ञान का असली मकसद सिर्फ भौतिक सुख सुविधा बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन को समग्रता में समझना, उसे सार्थक बनाना होना चाहिए। परा और अपरा का समन्वय, उनका संतुलन ही ऐसी पूरी दृष्टि दे सकता है। तो ये सारी बातें सुनकर अपने चित्त मानस काल से कटना, पश्चिमी असर, परा अपरा का बिगड़ा संतुलन, ऐसा लगता है कि हम एक तरह के चौराहे पर खड़े। धर्मपाल जी के विश्लेषण के बाद सवाल उठता है कि भाई अब आगे क्या, रास्ता किधर जाता है? धर्मपाल जी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल करते हैं, सभ्यताओं का नवीनीकरण, सिविलाइजेशनल रिन्यूअल। उनका मानना है कि हर सभ्यता को जिंदा और प्रासंगिक बने रहने के लिए समय समय पर खुद को नया करने, अपनी ऊर्जा को फिर से जगाने की जरूरत होती है। और भारत के लिए ये नवीनीकरण पश्चिम की नकल करके या उधार के विचारों से नहीं आएगा। तो फिर कैसे आएगा? कहाँ से आएगी वो ऊर्जा? ये आएगा अपनी मौलिक शक्तियों को फिर से जगाकर, अपने चित्त, मानस और काल की अपनी स्वदेशी समझ को फिर से खोजकर, उसे आज के जीवन में प्रासंगिक बनाकर। हमें अपने साहित्य, अपनी परंपराओं, अपने सोचने के तरीकों को गंभीरता से लेना होगा। उनमें जो छुपा हुआ ज्ञान है, उसे आज की चुनौतियों के हल के लिए इस्तेमाल करना होगा। यानी ये अतीत में लौटने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि हम पीछे चले जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अतीत से सीखकर भविष्य बनाने की बात है। बिल्कुल। ये सिर्फ पुराने जमाने का गुणगान करना नहीं है। यह है अपनी जड़ों को पहचानना, अपनी ताकत को समझना और उस ताकत के बल पर आज की दुनिया में अपना रास्ता बनाना है। ये अपनी पहचान, अपनी अस्मिता को फिर से पाने और मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। ये खुद से पूछना है कि हम कौन हैं,
हमारी कहानी क्या है और इस 21वीं सदी की दुनिया को हम अपने अनूठे तरीके से क्या दे सकते हैं। ये तो एक बड़ी चुनौती लगती है, लेकिन इसमें एक उम्मीद भी दिखती है। धर्मपाल जी के ये विचार हमें सिर्फ सोचने पर ही नहीं, बल्कि शायद अपनी जिंदगी जीने के तरीके पर भी सवाल उठाने को मजबूर करते हैं। हाँ, वे हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने सोचने के ढंग और समय की अपनी गहरी समझ को बाहरी चश्मों से नहीं, बल्कि अपनी आंखों से देखने का हौसला देते हैं। हाँ, ये चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इसलिए है क्योंकि जैसा हमने देखा, पश्चिमी विचारों का असर बहुत गहरा है और अपने ही ज्ञान के स्रोतों तक पहुंचना और उन्हें समझना आसान नहीं रहा। सही बात है। लेकिन अवसर इसलिए क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़कर, अपनी मौलिक समझ को पाकर ही शायद हम आज की बहुत सी उलझनों का स्थायी और सच्चा समाधान ढूंढ सकते हैं। चाहे वो पर्यावरण का संकट हो, सामाजिक सद्भाव का सवाल हो या जीवन के अर्थ की तलाश हो। ये वाकई सोचने वाली बात है कि अगर हमें इस 21वीं सदी को सचमुच अपना बनाना है, तो क्या इसकी चाबी हमारे अपने चित्त, मानस और काल की उस भूली बिसरी समझ को फिर से खोजने और उसे आज के जीवन में उतारने में छुपी है? हाँ, और अगर जवाब हाँ है, तो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस डिजिटल युग में, इस ग्लोबल दुनिया में हम ये कैसे कर सकते हैं? इस गहरी खोज का व्यावहारिक रूप क्या हो सकता है? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वो खुद विचार कर सकें।